विघटन हो गया। तो शीत युद्ध विशेष रूप से ऐसी एक घटना हुई जिसके बाद में शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और वो घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर के 1945 तक, और 1945 से ही दो शक्तियों का उदय हुआ। कौन सी शक्तियां? एक तो था उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की अपनी अपनी आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा थी, और सोवियत संघ की विचारधारा जो थी उसका नाम था, सोवियत संघ की थी समाजवादी, और संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी। पूंजीवाद और समाजवाद में तुम्हें बताया ही गया है कि भाई उत्पादन एवं सेवा के साधनों पर जब राज्य का नियंत्रण हो, सार्वजनिक नियंत्रण हो, तो वह व्यवस्था होती है समाजवादी, और जब उत्पादन एवं सेवा के साधनों पर निजी नियंत्रण हो तो वह व्यवस्था होती है पूंजीवादी। यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां तो है निजी नियंत्रण, अब ये इसमें मिटाना पड़ेगा, निजी नियंत्रण, और सोवियत संघ समाजवादी, यहां क्या है? राज्य का नियंत्रण। अब दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रभाव क्षेत्र में हम छोटे देशों को ले लें। उसके लिए तीन चार कारण आपके थे, जैसे खनिज संसाधन है कि भाई खनिज संसाधन उन देशों के पास है, तो अमेरिका के गुट में यदि वो देश शामिल होते हैं तो इसका फायदा किसको मिलेगा? अमेरिका को। और सोवियत संघ के गुट में यदि वो देश शामिल होते हैं तो इसका फायदा किसको मिलेगा? सोवियत संघ को। तो जो भी नव स्वतंत्र देश थे, और विशेष रूप से यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप और दूसरा पश्चिमी यूरोप, इनमें से पूर्वी यूरोप के ऊपर नियंत्रण रहा सोवियत संघ का। पूर्वी यूरोप के देशों पर नियंत्रण रहा सोवियत संघ का, और दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप के देशों पर नियंत्रण रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर मान लो ये होता कि भाई पश्चिमी यूरोप पे इसका उल्टा कर दें कि अमेरिका का नियंत्रण तो हो जाए पूर्वी यूरोप के ऊपर और सोवियत संघ का नियंत्रण हो जाए पश्चिमी यूरोप पे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या तर्क दिया जा सकता है? हाँ, भौगोलिक रूप से अगर देखें तो पूर्वी यूरोप जो है वो स्थलीय सीमा उसकी सोवियत संघ को टच करती थी ज्यादातर देशों की, और उधर पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वहां की स्थलीय सीमा किसे टच करती थी? अमेरिका को। यानी ये उसके नियंत्रण में इसलिए आए कि भौगोलिक रूप से उसके ज्यादा नजदीक थे। तो पश्चिमी यूरोप अमेरिका के नजदीक है और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के नजदीक है। दूसरी चीज, इसका क्या प्रभाव पड़ा विश्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर? भाई ज्यादातर देशों ने या तो समाजवाद अपना लिया या ज्यादातर देशों ने पूंजीवाद अपना लिया, लेकिन तीसरा एक और भी तो ऑप्शन था ना, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता इसमें तीसरा ऑप्शन था। और गुटनिरपेक्षता को अगर देखें हमें तो विशेष रूप से तीन देशों ने, या हम कह सकते हैं कि तीन देश के जो नेता हैं गुटनिरपेक्षता, उन्होंने इसकी शुरुआत की, दो बाद में और मिल गए। तो गुटनिरपेक्षता से संबंधित एक पहला सम्मेलन हुआ था, कौन सा था वो, क्या नाम था उसका? 1961 में
1961 में हुआ बेलग्रेड का सम्मेलन, और उस बेलग्रेड के सम्मेलन में यह भूमिका बनी कि भाई कुछ देश ऐसे हैं जो न तो समाजवादी गुट में जाना चाहते हैं और न ही पूंजीवादी गुट में जाना चाहते हैं, वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसार आचरण करना चाहते हैं। और उन देशों में कौन कौन से थे? 5 थे। कौन कौन से देश हैं? भारत, युगोस्लाविया, मिस्र और इंडोनेशिया। मिस्र के आगे इंडो, ये दिक्कत आती है इसमें, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना तो इंडोनेशिया। कितने हो गए? एक बच गया ना, एक था गाना। गाना के नेता हैं वामे एन क्रूमा, और इंडोनेशिया के भूल गए, सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, और युगोस्लाविया के जोसेफ डाज टीटो, और तीसरा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि न तो ये समाजवादी गुट में शामिल हुए और न ही पूंजीवादी गुट में। इसमें ज्यादातर नव स्वतंत्र देश थे। नव स्वतंत्र देश का मतलब जो अभी अभी आजाद हुए थे। इनको एक और भी नाम से संबोधित किया जाता है, कौन सा? तीसरी दुनिया के देश। अफ्रीका भी आ गया उसमें। तो ज्यादातर नव स्वतंत्र देश जिन्हें तीसरी दुनिया के देश के नाम से संबोधित किया जाता है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। अब रही बात शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध की अगर परिभाषा हम एक लाइन में देना चाहें तो शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर केवल एक वैचारिक संघर्ष था, जिसमें कहीं भी किसी तरह युद्ध की जो सामान्य तौर पर आम तौर पर जो युद्ध होता है उस तरह की घटनाएं नहीं हुई। हालांकि युद्ध जैसी पोजीशन बनी, वहां स्थिति जरूर युद्ध जैसी बनी, लेकिन युद्ध नहीं हो पाया। और जो कंडीशन या पोजीशन कह दें या स्थिति कह दें, वो सबसे ज्यादा जो स्थिति बनी वो था क्यूबा, जिसे क्या कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु। और तुम्हें बताया कि भाई क्यूबा जो है, सामान्य तौर पर जैसे हमने ये कह दिया कि जो पश्चिमी यूरोप है उसके ऊपर अमेरिका का नियंत्रण, जो पूर्वी यूरोप है उसके ऊपर समाजवाद का या मान लो सोवियत संघ का नियंत्रण। लेकिन क्यूबा जो एक देश है वो अमेरिका के तटवर्तीय देशों की श्रेणी में आता है, यानी नजदीक तो था किसके? वो अमेरिका के, लेकिन वहां नियंत्रण किसका था? सोवियत संघ का। और अमेरिका के जो उस समय राष्ट्रपति थे, क्या नाम था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति, और फिदेल कास्त्रो ये थे क्यूबा के राष्ट्रपति। और तीसरा निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? क्यूबा में कुछ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और क्यों कर दी? कि भाई कभी अगर युद्ध हो जाए, युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, तो अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर हमला किया जा सके। तो क्यूबा में एक तरह से क्यूबा को उन्होंने अपने सैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर लिया।
और जो मिसाइलें तैनात की वहां पर सोवियत संघ ने, उन मिसाइलों के बारे में जानकारी लगी अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद में। जैसे ही अमेरिका को जानकारी लगी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपने जहाजों को, जंगी बेड़ा कह देते हैं उसको, रवाना कर दिया। कहां? समाजवादी देश या रूस, या आपका उस समय जो सोवियत संघ कहा जाता था, वो जिस रास्ते से उसके जहाज आ रहे थे क्यूबा की तरफ, उसी रास्ते पर उसके जहाज चल दिए। किसके? अमेरिका के। तो इससे पूरा मतलब चरम बिंदु इसलिए है कि अब विश्व के देशों को यह लगा कि भाई अब तो युद्ध जो है वो पक्का ही होने वाला है। और दोनों देश, सोवियत संघ भी और दूसरा अमेरिका भी, परमाणु शक्ति से संपन्न है। और परमाणु शक्ति से संपन्न होने की स्थिति में अगर युद्ध हो जाता तो इस बात का फैसला करना भी मुश्किल था राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कि युद्ध में विजयी कौन हो, क्योंकि परमाणु शक्ति से संपन्न होने के कारण से दोनों का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाए। इसलिए शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है, क्यूबा मिसाइल संकट, वो समाप्त हुआ कब? क्यूबा मिसाइल संकट, जब अमेरिका ने उन जंगी बेड़ों को रवाना किया और सोवियत संघ ने अपने जहाज वापस बुला लिए और कुछ की गति धीमी कर ली। इससे ये क्यूबा मिसाइल संकट एक तरह से टल गया। तो शीत युद्ध में आगे देखो क्या कहता है। ये कह रहा है कि भाई इस अध्याय में हम अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुए शीत युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शीत युद्ध का अर्थ देखो क्या है। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। यह तो शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध 1945 से लेकर के, वही बात रिपीट हो रही है यहां पर, 1991 तक चला। शीत युद्ध का अंत, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था, लेकिन इसका प्रमुख कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। वर्ष देखो, ये बै लिखा है यहां पर, ये वर्ष है ना। वर्ष 1991 में कई कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि 2 महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गई थी। और कमजोर होने वाली शक्ति कौन सी थी? सोवियत संघ। और इसका विघटन ही हो गया। और विघटन हुआ तो कितने टुकड़ों में बटा? 15 में। 15 इसके टुकड़े हुए सोवियत संघ के। कब हुए? 1991। आगे शीत युद्ध का कारण, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में दोनों की रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। इसे क्या कहते हैं भाई? ऐसे में दोनों के रक्त रंजित होने की संभावना कम रह जाती है, यानी है ना, युद्ध हुआ नहीं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं भाई? हमने कल पढ़ा था भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष। उसमें यह दिया कि 1948 में संघर्ष हुआ, 1948 के बाद में 1965 में हुआ, 1965 के बाद में 1971 में हुआ, और फिर कारगिल का जो संघर्ष हुआ उस समय पाकिस्तान ने भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था, और वहां से लेकर के अभी तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई। तो ऐसा ही पहले अमेरिका और सोवियत संघ में भी हुआ। तो अमेरिका और सोवियत संघ में जो ये हुआ, क्योंकि दोनों देशों के पास क्या है? परमाणु हथियार, और ये है अपरोध एवं दूसरी क्या है? संतुलन। अपरोध एवं संतुलन की स्थिति, यानी ये लगे कि भाई अगर मान लो अमेरिका हमला कर दे तो अमेरिका को इस बात का डर हो कि कहीं सोवियत संघ परमाणु बम न चला दे उसके ऊपर, और सोवियत संघ यदि हमला करने वाला हो तो उसको भी ये डर लगे कि अमेरिका भी शक्तिशाली है,
अमेरिका भी परमाणु मिसाइल का प्रयोग कर सकता है। तो ये दोनों जो एक दूसरे से डरने वाली जो स्थिति थी, इसे कहा गया है अपरोध एवं संतुलन की स्थिति। सीधा सा प्रश्न आ जाए, मान लो कि भाई अपरोध एवं संतुलन की स्थिति से आप क्या समझते हैं, तो दोनों का शक्तिशाली होना और दोनों का एक दूसरे से डरना, इसे ही अपरोध एवं संतुलन की स्थिति कहा गया। एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता, शीत युद्ध, एक विचारधारा की लड़ाई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है, थोड़ा सा देखो ये ग्रामेटिकली इसमें ये है ना, वर्तनी संबंधी गलती है, ये देख लेना इसको। तात्पर्य में तुम्हें पता ही है, आदत है। तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ मानता था कि समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था बेहतर है। दोनों का अपना अलग अलग मानना था। कोई व्यक्ति क्या मानता है, हम कोई दूसरे के विचारों के ऊपर पाबंदी थोड़ी होती है उसकी, लेकिन पता कब चलता है, जब वो विचार धरातल के ऊपर उतरते हैं। और ये विचार जब धरातल पर उतरे, यानी पूंजीवाद और समाजवाद, पहले तो पूरा विश्व शंका में था इस बात को लेकर के कि भाई जीत किसकी होगी, समाजवादी देश ज्यादा प्रगति करेंगे या पूंजीवादी देश ज्यादा प्रगति करेंगे। तो एक राष्ट्रपति आए, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, जो पुराने फैक्ट्री कारखाने थे उनको बेच दिया, है ना, तुरंत निजी हाथों को बेचा, उत्पादन प्रभावित हुआ और उत्पादन प्रभावित होने के कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। पूंजीवाद, ये बताया तुम्हें अभी, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार अधिक होता है, निजी व्यवस्था। समाजवाद क्या है, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। और हमारी कौन सी है, हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। 1914 से 18 तक जो ये चला, तो इसके बाद में एक संस्था की स्थापना हुई। कौन सी संस्था थी, राष्ट्र संघ। और यहां क्या फर्क आया, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सीधी सी है, कोई ज्यादा गणित लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सा सरल सा उपाय है, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन राष्ट्र संघ फेल हो गया इस काम को करने में, तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945, क्या डेट थी, 24/10/1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसी उद्देश्य के साथ की गई कि भाई अब ये पास होगा इस काम को करने में, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में। अब मान लो इनके प्रकृति के बारे में अगर हम विचार करें कि भाई क्या बदलाव आया या क्या परिवर्तन आया राष्ट्र संघ में और संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो राष्ट्र संघ में तो सब देशों को एक तरह से समान दर्जा दिया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में उस स्थिति को सुधारा गया, विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। इस विशेष श्रेणी के दर्जे को कहते हैं निषेधाधिकार, वीटो पावर। कितने देशों को प्राप्त है, 5 देशों। कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रूस। पहले किसको, रूस का स्थान किसके पास था, सोवियत संघ के पास में, विघटन हो गया 1991 में, तो वो रूस के पास आ गया। ठीक है, हालांकि सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने हैं, 15 सदस्य हैं, इनमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं 4 राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे हैं धुरी राष्ट्र, जापान, जर्मनी और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। जापान पर ही क्यों गिराए, या इटली पर गिरा देता, जर्मनी पर गिरा देता, है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जापान ने क्या किया,
अमेरिका का एक बंदरगाह था पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर बंदरगाह पर लगभग 150 से अधिक अपने फाइटर जेट प्लेन के माध्यम से इसने हमला किया, और पूरे पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जितने भी सैनिक साजो सामान अमेरिका ने सजा रखे थे वहां पर, उन सबको नष्ट कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि अमेरिका को यह पता था कि भाई जापान हारने वाला है युद्ध और धुरी राष्ट्रों की हार निश्चित है, लेकिन जानबूझकर फिर भी अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उन परमाणु बमों का प्रयोग किया, और एक तरह से इसलिए किया कि वो अपना वर्चस्व साबित करना चाहता। अमेरिका विश्व को यह दिखाना चाहता था कि मैं ही अब सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मेरे पास परमाणु शक्ति संपन्न हथियार हैं, और इसलिए उसने जापान के 2 शहरों पर जो परमाणु बम गिराए उनकी डेट 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त 1900 क्या आएगा 45, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का नाम, एक का नाम लिटिल बॉय और दूसरे का नाम फैटमैन। लिटिल बॉय पड़ा हिरोशिमा के ऊपर और फैटमैन पड़ा नागासाकी के ऊपर। अगला, ये नाम भी आ गया देखो इसमें, बमों के कूट नाम, लिटिल बॉय, फैटमैन। क्षमता भी दी है 15 से 21 किलो टन, ये सामान्य जानकारी है, वैसे मत देखना कि भाई ये भी याद करना है, 15 से 21 किलो टन का लिखना पड़ेगा उसमें, है ना। अमेरिका की आलोचना ये बता रहा है इस बात को कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता ही नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा? अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। हमले के पीछे उद्देश्य वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका ने अपना पक्ष क्या रखा कि वो जनहानि को रोकना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि भाई युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। अमेरिका ने तो अपनी सफाई दे दी। अमेरिका ने ऐसी सफाई एक और भी मामले में दी थी, याद है? इस मामले में इराक पर हमला किया, किस नाम से? दो हमले हुए, पहले तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार और दूसरा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो ये जो दूसरा वाला था ना, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, क्योंकि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म तो इसलिए किया गया था कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय अमेरिका ने कहा कि इराक के पास में रासायनिक हथियार हैं, केमिकल वेपन्स, और संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम जो है वो जांच करने के लिए जाए कि भाई उसके पास ये रासायनिक हथियार हैं या नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम जांच करने के लिए गई और संयुक्त राष्ट्र संघ की टीम ने किसी तरह के रासायनिक हथियार वहां पर नहीं पाए। तो वास्तविक स्थिति तो ये होती कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं थी उस पर इराक के ऊपर हमला करने की, लेकिन अमेरिका दुनिया को बताना क्या चाहता था कि इसके पास केमिकल वेपन्स है। और जैसे ये वास्तविक कारण दिया है कि वह सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, वैसे ही वास्तविक कारण था इराक के जो तेल भंडार है उसके ऊपर कब्जा करना। यानी अमेरिका खुद निर्धारित करे कि भाई कितने तेल भंडार का इराक निर्यात करेगा और किस देश को करेगा। तो देश तो कौन सा हो सकता है? अमेरिका को ही चाहिए था। ऊर्जा संसाधन हर कोई अपना देश अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो अमेरिका ये चाहता था कि भाई इराक ज्यादा से ज्यादा तेल भंडार का जो निर्यात करे वो उसे ही करे, इसलिए वो इराक पर कौन सी कार्रवाई की? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। नेक्स्ट, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा। यह नजदीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। हर देश ही देता, मतलब अमेरिका भी देता था वित्तीय सहायता और सोवियत संघ भी देता था, लेकिन अमेरिका ने जिन देशों की सहायता की, वित्तीय मदद की, इसका एक नाम था कि भाई जिन देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए अमेरिका ने शीत युद्ध के टाइम पे जो वित्तीय सहायता दी उसे किस योजना के नाम से जाना जाता है? क्या नाम था? याद नहीं आया? हाँ, मार्शल
योजना आया था ना ये नाम। मार्शल योजना का मतलब है कि अमेरिका ने अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए उन देशों को वित्तीय मदद दी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। उसी में एक और था बैंड वैगन की नीति है, जैसी बहे बयार पेट तैसी कीजिए। यानी बैंड वैगन की नीति का मतलब था कि जो देश शक्तिशाली हैं उसी का अनुसरण किया जाए, उसे लड़ने की बजाय उसकी ताकत को अपने काम में लिया जाए। यह बैंड वैगन की नीति थी। तो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता है। तुम्हें बताया कि भाई वो उनकी मिसाइलों की क्षमता इतनी नहीं होती थी, आज जितनी आज 10-10 हजार किलोमीटर तक चली जाती है। इसलिए हर देश अपना सैनिक अड्डा उस देश के नजदीक विकसित करना चाहता था जिस देश से उसके शत्रुता के संबंध है। भविष्य में आने वाला जो युद्ध हो तो वो आसानी से वहां पर अटैक कर सके। तो क्यूबा के लिए भी ऐसा ही था। अमेरिका को इसकी खबर ये दिया है 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ ये एक नाम और था ना यहां, शीत युद्ध का चरम बिंदु, वो भी क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट चरम बिंदु। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार 2 बड़ी महाशक्तियां आमने सामने थी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता, ये लिखवाई दिए तुम्हें, नोट्स में भी लिखवा रखे हैं शायद, है ना। इसमें नाम थोड़ा सा उटपटांग आ रहे हैं, क्यूबा फिदेल कास्त्रो। अच्छा, क्यूबा का नाम दे दिया इसने, फिर आगे लिखा है फिदेल कास्त्रो। ये तो क्यूबा का नाम हो गया और फिर फिदेल कास्त्रो। सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया। विश्व दो, अब देखो यहां 2 गुटों में होना चाहिए, है ना, 2 गुटों में बट गया। यही 2 ध्रुवीय विश्व है। प्रश्न यहां सामान्य सा है कि भाई 2 ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। पानी बाद में पीना, बैठ जाए। पूर्वी यूरोप, क्या हुआ, खांसी आ रही है, जपिया। पश्चिमी अमेरिका, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तो तीसरी दुनिया कौन सी है, गुटनिरपेक्ष देश। और क्या कह सकते हैं उनको, नव स्वतंत्र देश, अफ्रीका के देश, है ना। एशिया भी है उनमें और अफ्रीका भी है। नेक्स्ट, इस अध्याय में हम अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुए शीत युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बस हो गया, ये इतना ही था। हाँ, यही वापस वही आ गया शीत युद्ध का।